ट्रांसपोर्ट होता है जहां से कोई चीज बन रही है और जहां पे उसकी जरूरत है। रोटी गैस पे बन रही है, जरूरत पेट को है। एनसीईआरटी की लाइन है, हाईलाइट कर लो उसको। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर 28 डेज के बाद, इसलिए भी इनमें ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से 4 से लेकर 4.5 लीटर ब्लड होता है इनमें। ब्लड में सबसे ज्यादा रेशियो वाटर का होता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं कौन? क्लोराइड आयन, और सबसे ज्यादा मिनिमम होते हैं मैग्नीशियम आयन। सबसे स्मॉलेस्ट होता है मेरे पास एल्ब्यूमाइन, और सबसे लार्जेस्ट होता है फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। दोनों बनते हैं लीवर के अंदर। एंटीबॉडी क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर? डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है हमारे को बचा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ हाँ, तुम बताओ। आवाज नहीं आ रही, कर लो। ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। क्लास में ना थोड़ा सा एक्टिव रहो, चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। सर्कुलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट। और क्या लिखा है वहां पे? बॉडी फ्लूइड। तो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं। फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है? सर, ट्रांसपोर्ट करना। क्या अभी हमने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था? क्या वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा था? करेगा। न्यूट्रिशन भी ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है। और जिसमें डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन, वो अपने हार्मोन्स कहाँ रिलीज करता है? डायरेक्टली ब्लड में। तो ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होगा। न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स। हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को भी एलिमिनेट करने में कौन हेल्प करता है? सर्कुलेशन। तो बोलना है, तो बोलना। मेटाबॉलिक, सर जा रहे हो? मेटाबॉलिज्म वेस्ट को ये एलिमिनेशन करता है। भाई ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में कहां से कहां हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट होता है जहां से कोई चीज बन रही है और जहां पे उसकी जरूरत है। रोटी गैस पे बन रही है, जरूरत पेट को है। तो ये क्या हुआ है? रोटी का ट्रांसपोर्ट। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन से लेके ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता क्या है? मटेरियल, मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइट ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ रिक्वायरमेंट। एक सवाल है, क्या हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म है या हम लोअर ऑर्गेनिज्म है? हायर में भी कौन से वाले हम? मैमल्स है या नहीं है? बर्ड हो क्या? उड़ रही हो चिड़िया बन के? तो हम ऑर्गेनिज्म की थोड़ी बात कर लेते हैं। हायर ऑर्गेनिज्म और लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो होता है वाटर। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा बॉडी फ्लूइड क्या होता है? भाई वाटर होता है, वाटर, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट वाटर बाय कैविटीज। बॉडी की कैविटीज के थ्रू इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट।
और हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, इनके अंदर बॉडी फ्लूइड क्या होता है? हमारा ब्लड होता है और लिम्फ होता है। हायर ऑर्गेनिज्म, इसमें बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ के बारे में सुना है? बताओ जरा दो बात इसके बारे में। तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही पंखे की वजह से। हाँ, और बस दो ही पढ़ा है, दो ही चीज पढ़ी है। हाँ जी, हाल चाल थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लिम्फ क्या है। चलो, वाह बेटे वाह, आज तो वाह वाह। इसने बोला टिश्यू है। अरे टिश्यू पढ़ कर आ गए। अब हम देखो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड होता है और लिम्फ होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, जो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? कैविटीज के थ्रू होता है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है जहां से बनता है और जहां पर रिक्वायरमेंट होती है। और ट्रांसपोर्ट फंक्शन सर्कुलेशन का क्या है? ट्रांसपोर्ट करना गैसेस, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बनेगा तो हमारे को उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अरे यूरिन बनता है तो क्या हम उसको एलिमिनेट करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, क्या हम उसको एलिमिनेट करते हैं? बायोफीटल मैटर करते हैं। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब स्टार्ट करेंगे ब्लड। किसको खींचना है फोटो? लेने। हाँ, क्या करोगे जाके स्कूल में? नहीं जा रहे वो तो स्कूल, वो तो कल वो जा ही नहीं रही स्कूल, वो तो कल जाना था उसको, कल भी नहीं जा रही वो तो। तुम क्या करोगे जाके? हाँ बता दो। इसके एग्जाम है ना पूरे नवंबर। और स्कूल में नया नहीं पढ़ा रहे कुछ? आ जाओ जी, ब्लड पर आ जाओ। अब जो होना है वो कर लेना, ब्लड पर आ जाओ। हमने पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीजें आती है, बॉडी फ्लूइड आता है और स्केलेटन आता है। स्केलेटन में बोन आता है और कार्टिलेज, और फ्लूइड में क्या आता है? ब्लड और लिम्फ आता है। तो क्या ब्लड हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है? पहली एनसीईआरटी की लाइन है, हाईलाइट कर लो उसको। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू थे उसका ओरिजिन क्या था? मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल? सर मेसोडर्मल। तो ब्लड हमारा क्या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है? क्या वो कनेक्टिव टिश्यू है? तो इसका भी ओरिजिन क्या होगा? मेसोडर्मल। एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, ओरिजिन इक्वल्स टू मेसोडर्मल। नोट्स लाए जो मैंने प्रोवाइड कराए थे? नहीं लाए। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओरिजिन क्या है इसका? मेसोडर्मल। सेकंड बात कर लेते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? अगर हमें ब्लड की स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इसकी डिसीज, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो उसको बोला जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, देखो मेल के अंदर अलग होता है और फीमेल के अंदर अलग होता है। एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लिया तो शक्ल ऊपर कर लो अपनी, क्योंकि ये चीज नहीं लिखी एनसीईआरटी में। जब मैं बोलूँ एनसीईआरटी देखना तभी देखना। वॉल्यूम ऑफ ब्लड अलग होता है। मेल के अंदर 5 लीटर होता है और फीमेल में
4.4 से लेके 4.5 लीटर होता है, ठीक है। कम क्या होता है, क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है, और फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो भी नहीं, वो कम बनता है। इस वजह से उसके अंदर फीमेल में ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है। ब्लड की रिक्वायरमेंट वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए उनमें ज़्यादा होता है। लीड ऐसा एक्सप्रेशन बना रही है, और सिंपल है, इसके अंदर ना एंड्रोजन लेवल जो है वो हाई होता है। अगर मान लो आपको कंपेयर करा जाए किसी उस लड़की से जो डंबल उठाती है, हाँ, तो सब देखो, हर ह्यूमन बीइंग के ना एंड्रोजन लेवल्स अलग है, बट एंड्रोजन लेवल हेल्प भी तो करता है टेस्टोस वो स्पर्म बनने में। अब बताओ किस में ज्यादा होगा, वो डंबल भी उठा रही होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसमें एंड्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, स्पर्म थोड़ी बन रहे, उसमें तो ओवा बनता है ना। इस वजह से डंबल उठाने का मतलब ये थोड़ी ना वो उसमें ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी का मतलब होता है तुम वर्क कितना कर रहे हो। जिम में जाके वर्क करना वर्क नहीं है, वो है, ठीक है, वो तो तुम अपने लिए कर रहे हो ना। सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक का भी इंक्लूड होता है वर्क। जब हम सो रहे हैं ना, वो भी एक वर्क है, उस वक्त भी हमारा माइंड एक्टिव रहता है। फीमेल के अंदर एंड्रोजन लेवल कम होता है, और अगर इन फीमेल्स क्या करते हैं आजकल टाइम पे, तो ना इंजेक्ट कर लेते हैं अपने आप को ना, एंड्रोजन के हॉर्मोन्स को इनटेक कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनमें एंड्रोजन लेवल हाई हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स देखा होगा तुम लोगों ने, वो मेल की तरह चलना स्टार्ट कर देती है, होता है ना, बिल्कुल मेल की तरह आवाज हो जाएगी, एकदम भारी, मेल की तरह ऐसे चलना स्टार्ट कर देगी, मतलब एक कंपेयर करते हैं वो लड़का बनना स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं ना बॉयज के एंड्रोजन वाला, वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड्रोजन लेवल लो। और अगर एंड्रोजन लेवल को भी हटाए तो हम सिंपल सा आते हैं कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर 28 डेज के बाद, इसलिए भी इनमें ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से 4 से लेकर 4.5 लीटर ब्लड होता है इनमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है सर। फोर्थ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, वो होता है 15 लीटर। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल फ्लूइड है ना, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो कितना होता है 15 लीटर। इसका 15 लीटर में से अगर मैं जो ब्लड होता है, देखो ब्लड भी एक फ्लूइड है और ये भी एक फ्लूइड है, इसका ब्लड इज 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना परसेंट है, होता है 33%। उसके अलावा जितना भी बचता है, जैसे अगर मैं मेल की बात करूं तो 5 लीटर क्या होगा ब्लड, उसके अलावा क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से मैं हटा दूं तो कितना बचेगा, 10 लीटर बच जाएगा वो, तो ब्लड इसके अंदर इंक्लूड ही होता है। 5th पॉइंट, पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। अब देखो दो बात यहाँ पे बता दो, आर्टरी क्या कैरी करती है और वीन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड। मतलब सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो है जहां पे CO2 ज्यादा है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सा है, डीऑक्सी ब्लड है हमारा जहाँ पे CO2 ज्यादा है। और सर जहाँ पे CO2 ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, सर वहीं पे तो H+ आयन ज्यादा होंगे। पढ़ा था हमने रिएक्शन में, जब CO2 बढ़ता है तब क्या बढ़ता है, H+। और अगर H+ आयन बढ़ गए तो pH वैल्यू कहाँ चली जाएगी सर, लो, मतलब सर ये एसिडिक की तरफ चली जाएगी। तो अब ये तुम्हें पता चल गया। अब बताओ किसके अंदर CO2 ज्यादा होगी, वेन में, तो किसका pH वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू आर्टरी। तो आर्टरी का pH वैल्यू होता है 7.4 और इसका होता है 7.2। 7.2 क्यों होता है सर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका होता है ज्यादा, CO2 का, और पार्शियल प्रेशर किसका कम होता है सर, O2 का। सर CO2 का ज्यादा है तो H+ आयन बढ़ेगा, H+ आयन बढ़ेगा तो pH वैल्यू क्या कहाँ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है,
सर पार्शियल प्रेशर O2 क्या होता है? हाई, और पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होता है? कम। तो H प्लस आयन कम बनेंगे, इसी वजह से pH वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। सर ज़्यादा है, और हमने लिखा क्या है? एल्कलाइन। एल्कलाइन कब बनता है? जब pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। आया समझ? दोनों एल्कलाइन है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ किसका pH कम है? वीन का, और किसका ज़्यादा है? आर्टरी का। रीज़न तुम्हारे सामने लिख दिया, लास्ट चैप्टर में हमने बताया था। दिमाग दौड़ाओ और याद करो। सर ये 7.46 है। ये इतना ही होता है pH वैल्यू, ये इतना ही दिया हुआ है, इसका इतना ही रहेगा। pH वैल्यू चेंज नहीं होती। जब कोई भी अगर pH वैल्यू चेंज हो रही है तो बॉडी के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। अगर जब हम बीमार होते हैं तो हमें खाना कड़वा लगता है। जो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है ना, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, जब बॉडी का हमारा जो एंजाइम है ना, एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। बुखार के अंदर हमारा क्या होता है? टेम्परेचर रेज हो जाता है। रेज होने की वजह से जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है ना, अब उनको टेम्परेचर नहीं मिल रहा नॉर्मल, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो हो जाती है बेकार, मतलब कुछ वो उनको जो फंक्शन है ना वो नहीं करेंगे। इस वजह से जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टेस्ट बर्ड को कुछ भी सारी चीज़ें टेस्टलेस लगती है। उस इंसान को उस वक्त गाजर का हलवा भी खिलाओगे वो कहेगा ये तो फीका है। चीनी का शरबत भी पिलाओगे तो कहेगा फीका है, पर इतना फीका नहीं कहेगा, कहेगा कि जो पहले टेस्ट आता था उससे तो कम लग रहा है, क्योंकि एंजाइम्स कम हो गए। एंजाइम्स कम होने की वजह से टेस्ट बर्ड में जो टेस्ट बर्ड का फंक्शन है वो थोड़ा लो हो गया, और खाना खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि हमारे पेट में भी तो एंजाइम्स है, वो सही से काम नहीं करेंगे तो इसलिए हम खाना भी नहीं खाते। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है कि भाई खाना खाओ, कैसे खाए, बीमार है, इसलिए वो बोलता है 2 बिस्किट खिला के इस इंसान को दवाई दे देना। ठीक है, तो 2 बिस्किट पे भी दवाई खा सकते हैं, ऐसा नहीं है खाना खाएगा तभी दवाई चलेगी। अब बहाना नहीं चलता ये। चलो देखो, अब बात कर लेते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन, कि ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है। हमने बचपन में पढ़ा था ब्लड में प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट, सर फॉर्म्ड एलिमेंट तो नहीं पता, बट हमें ये जरूर पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये समझ आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? होनी भी नहीं चाहिए। चलो ना समझ आए बोल देना। ब्लड के कंपोजिशंस की बात कर लेते हैं। बोर्ड खराब हो गया ये, है ना? खराब हो गया ना बोर्ड। संडे को आपकी धोई गई। तुम नहीं धो सकती, मैं धो। इंसान को कहते वक्त भी वो नहीं लग रहा जी, सर आप धो ना। हेलो, पेन भी बोल दो, मार्कर तो है उसमें भी देखते। और ये दो है यहाँ पे दो है। कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, ब्लड की कॉम्पोजिशंस क्या है? ब्लड हमारा 2 चीज से मिलके बना है। एक बना है प्लाज्मा जो 55% होता है, सेकंड बना है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं अभी याद कर लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके अलावा जो भी मटेरियल है सब कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं सर, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है सर 55%, और सर फॉर्म्ड एलिमेंट ये होते हैं 45%। सर प्लाज्मा भी डिवाइडेड है फर्दर। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मेरे को वाटर देखने के लिए मिलता है। अच्छा तुम लोगों ने बहुत सारे इंसानों के मुंह से सुना होगा ब्लड में सबसे ज्यादा वाटर मिलता है, नहीं सुना? ब्लड में सबसे ज्यादा रेशो वाटर का होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रेशो किसका है? वाटर का। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या दौड़ रहा है? खून रगों में दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा? तो उसमें भी क्या प्रेजेंट है? वाटर। तो वाटर जो हमारा प्रेजेंट है प्लाज्मा की 55% में से भी अगर देखें तो 90 to 92% हमारा वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। बाकी जो बच गए 8 से 10% ये होते हैं सॉलिड सब्सटेंस। अब सॉलिड सब्सटेंस भी मेरे पास 2 तरह के होते हैं,
एक मेरे को मिलते हैं ऑर्गेनिक वाले, एक मिलते हैं मेरे को इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये होते हैं 8 से, ये होते हैं 6 से 8%, और मेरे को एक मिलते हैं इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक होते हैं 1 से 2% सब्सटेंस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आते कौन है सर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को याद करना है। यहाँ पर ब्लड के अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ब्लड के अंदर कितना % प्रोटीन है, क्या जवाब दोगे? 6 से 8%। अगर मैं बोलूं बॉडी के अंदर कितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, 6 से 8। ऑर्गेनिक मेरे पास यहाँ पे 4 तरह के मिलते हैं। पहला नाम है एल्ब्यूमाइन, ठीक है। सेकंड नाम है मेरे पास ग्लोब्यूलाइन, थर्ड है मेरे पास फिब्रिनोजन। ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने फिब्रिनोजन बचपन में। ये दोनों के दोनों ना क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। फोन छोड़ दो। ये भी 0.3%। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मेरे पास 2 चीजें मिलती है, एक मिलता है सोल्ट, एक मिलता है आयंस। सॉल्ट में मेरे पास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर, नहीं ये नहीं पढ़ा था, NaCl होता है सर। ये तो पढ़ा था सर बाइकार्बोनेट आयन कैसे यूज होता है एज अ बफर। पीएच मेंटेन करता है किसको? पीएच को। करता है नहीं करता डोरेमोन? क्या HB? नहीं, HCO3- ब्लड के अंदर भी ये ब्लड के अंदर करता है। उसमें हीमोग्लोबिन कर रहा था, वो भी आगे लिखवाऊंगा। हीमोग्लोबिन और HCO3- दोनों ही करते हैं, HCO3- और सोडियम। ठीक है, और एक और लिख लो KCl। अब आ जाओ आयंस के ऊपर। आयंस के ऊपर अपनी एनसीईआरटी में देखोगे बहुत सारी चीज लिखी हुई है पीछे, सेकंड पेज पे, इतना पीछे मत जाओ, ऊपर सबसे ऊपर जहाँ पे ग्लूकोज अमीनो एसिड लिखा हुआ है। बुक लो, बुक लो। वहां पे ना अलग अलग दिया हुआ है। नीट के अंदर ना एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो मैं डायरेक्टली इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, उसको याद रखना। क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये आयंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं कौन? क्लोराइड आयन, और सबसे ज्यादा मिनिमम होते हैं मैग्नीशियम आयन। ठीक है, उसके अलावा एक एनसीईआरटी में लाइन दी है साथ में, ग्लूकोज अमीनो एसिड और लिपिड्स। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, ये भी होता है। हाँ, आयरन Fe+2 वो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता है वो। जब अभी मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था ना तुम लोगों को ब्रीथिंग में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। भाई आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होती है ना, तो वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन से ही तो बाइंड करती है कौन? ऑक्सीजन ना। एक आरबीसी पे कितने ऑक्सीजन बाइंड करती है? 4। तो अभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आगे पढ़ाऊंगा। देखो प्लाज्मा के अंदर हम इसकी बात कर चुके, ये अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारा का सारा ऐसे याद रखना है। सॉल्ट कौन से होते हैं? NaCl, HCO3-, सोडियम। और ये कैसे यूज होता है? बफर, जो मेंटेन करता है किसको सर? मेंटेन पीएच वैल्यू। वो हीमोग्लोबिन का भी एक नोट लिख लो यहाँ पे ना, वो सॉल्ट के अंदर नहीं आता ना हीमोग्लोबिन, इस वजह से नहीं लिखवा रहा था। नोट लिख लो, हीमोग्लोबिन एंड HCO3- यूज एज बफर। और बफर का काम क्या होता है? मेंटेन करना पीएच वैल्यू। हो गया जी। अब इसको पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, फोटो खींच रहे। एल्ब्यूमाइन, ग्लोबुलाइन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। खींचो खींचो, फोटो खींचो। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ,
फिर ये तो लिख दो फॉर्म डिलीमेंट। फॉर्म डिलीमेंट मेरे पास 3 होते हैं। इरेथ्रोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं प्यार से आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी, और एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। एक चीज नोट करो सर, सब में साइट्स है। साइट्स का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करना। इरेथ्रो रेड कलर मैंने पढ़ाया था, हमने इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक पिगमेंट पढ़ा था। किसमें? रेड एल्गी के अंदर पढ़ा था। वो डाइनोफ्लैजेलेट के अंदर भी रेड वाला वो रेड टाइड बना देता है। इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रो का वही मतलब होता है रेड कलर का, और साइट मतलब ऐसे सेल जो रेड दिखते हैं, रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स मतलब वो सेल जो ल्यूको वाले, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स में हमारे आते हैं प्लेटलेट्स। ये सारी और ये कितने परसेंट होते हैं ब्लड में? 45%। सबसे ज्यादा कौन है? प्लाज्मा। प्लाज्मा भी सबसे ज्यादा कौन है? ब्लड। प्रोटीन कितनी? सॉरी पानी। पानी तेरा रंग कैसा? नीला। नहीं, कलरलेस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है? 6 से 8%। इसको याद रखना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो हो चुका। इसको आयंस का ऐसे ही ऑर्डर याद रखना है। क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नीट के अंदर ऐसे पूछा गया था एक बार, तो डायरेक्टली इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवा दिया। और सॉल्ट्स भी होते हैं, पोटेशियम, सॉरी KCl, NaCl, SCO3- बाइकार्बोनेट और सोडियम यूज होते हैं एज अ बफर सॉल्यूशन। और नोट में हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयन कैसे यूज होते हैं एज अ बफर। फोटो खींचो। नेक्स्ट हम इनकी बात कर रहे हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलाइन की। दिवाली पर रंगोली वाला चलता है, सही कह रहे हो। मैंने भी बनाया था अपने स्कूल में ना, 10th क्लास में बनाया था। हाँ, क्या वो बोलते हैं ना, मिनियॉन्स होता है, कुछ कैरेक्टर होता है मिनियॉन्स का, सर्च करना, वो ग्रे, येलो और ब्लू कलर का होता है, वो बनाया था। फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए, क्योंकि देखो उसी में तुम लोगों को पता चलेगा तो हम कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं किसी से, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर अटेंड नहीं करोगे, बहुत सारी चीज होती है, सरकारी में नहीं होती, वो प्राइवेट में तो होती है भाई, सिंपल है। अभी तुम लोगों ने तो ये लोकल एरिया की चीजें तो देखी है, बाहर तो गए नहीं। बाहर जाओगे तो स्टैंड भी तो करना चाहिए। किस चीज से स्टैंड करोगे? टॉपर हो भाई, कॉलेज के अंदर 36 टॉपर आते हैं, तुम कहाँ से टॉपर हो? अपने स्कूल के, वो भी 40 बच्चों के बीच का। चलो जी आ जाओ। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% कितना होता है? वाटर होता है। 8% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 1% क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। तो 8% की बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। हाँ, वो 6 से 8 है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने हैं मेरे सर? 3, 4। कई बार ना 9% भी दे देता है, तो टिक कर देना उसको, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमाइन, ग्लोबुलाइन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमाइन, ग्लोबुलाइन, बोलो। एल्ब्यूलाइन, ग्लोबुलाइन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे पहले मैं 2 की बात करता हूँ। देखो, ये साइज पे भी डिपेंड करता है, इसका साइज क्या होता है और ये प्रोड्यूस्ड कहाँ पर होता है। अभी देखो ये शराबियों के लिए कितना नुकसानदायक होगा जो शराब पीते हैं, देखना भी। प्रोड्यूस्ड बाय और इनका फंक्शन। मैं यहाँ पे 2 की बात करूंगा पहले, एल्ब्यूमाइन का एंड फिब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। सबसे स्मॉलेस्ट होता है मेरे पास एल्ब्यूमाइन, स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट होता है फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और दोनों के दोनों बनते हैं लीवर के अंदर। ये भी लीवर में बनता है और ये भी लीवर में बनता है। एल्ब्यूमाइन का फंक्शन होता है
रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है बताओ। हाँ भाई टॉपर। होमवर्क, एक मैंने होमवर्क तुमको उसमें दिया था, CSF, बताओ क्या है वो, बताओ फुल फॉर्म में लेकर आए, वो भी एक होमवर्क है। CSF का फुल फॉर्म लास्ट क्लास में। सही है। और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन होता है मेरे पास ब्लड को क्लोटिंग करना। ब्लड क्लोटिंग पता है क्या होती है? बताओ जरा क्या होती है। जब हमें किसको नहीं पता, तुम्हें पता है? तो पूछेगा कौन? मैं पूछूं? तो पूछो। ब्लड क्लोटिंग होता है ब्लड का जमना। ब्लड जम जाता है तो रेड कलर का एक वो जम जाता है, कुछ ऊपर एक लेयर जो हार्ड सी होती है, होता है, वो होता है ब्लड क्लोटिंग होना। तो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम ब्लड क्लोटिंग करना, एल्ब्यूमाइन का काम ऑस्मो रेगुलेशन करना, और दोनों ही काम मिलते हैं। दोनों कहाँ पे बनते हैं? लीवर में। स्मॉलेस्ट कौन? एल्ब्यूमाइन। लार्जेस्ट कौन? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, जिनको जैसे ल्यूकेमिया नाम की ना एक डिसीज होती है, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही होती है ना, फोर्थ की भी ABC करके और स्टेज होती है, जब लास्ट वाली स्टेज आते हैं बिल्कुल डेड वाले टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, जो ये एल्ब्यूमाइन होता है ना, ये प्रोटीन जो होता है ये फंक्शन करना बंद कर देता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एक मेंटेन नहीं हो पाता, तो उनका जो सारा ब्लड होता है ना सेल से बाहर आ जाता है। बाहर आने की वजह से ना ये उनका पेट फूल जाता है। ल्यूकेमिया वाले जो ब्लड कैंसर वाले की डेथ होती है उनका पेट फूल जाता है, क्योंकि उनका एल्ब्यूमाइन काम करना बंद कर देता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा। ऑस्मो रेगुलेशन का होमवर्क है ढूंढ के लाना, CSF का होमवर्क है ढूंढ के लाना, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। बट मैं तुमको अभी बता रहा हूँ एल्ब्यूमाइन का क्या फंक्शन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेटरी को। ये काम करना ही बंद कर देता है ल्यूकेमिया की लास्ट स्टेज के अंदर, मतलब ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज में। उसमें क्या होता है, मोस्टली मैंने तो देखा है रियलिटी में क्या होता है, उसमें पेट फूल जाता है, मुंह सूज जाता है, क्योंकि जो सेल की ऑस्मो रेगुलेशन है ना वो मेंटेन ही नहीं हो पाता। ब्लड का लेवल जो है, सॉरी वाटर का लेवल जो है ब्लड सेल्स के अंदर वो मेंटेन नहीं हो पाता, वो सारा का सारा बाहर आ जाता है, बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी हमारा फूलना स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसे 2-3 कंडीशन मैंने देखी है लाइव, तो मुझे पता है। अच्छा, अब एक और बच गया ना हमारा, कौन सा है वो? ग्लोबुलाइन। ग्लोबुलाइन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखेंगे। ग्लोबुलाइन हमारे 3 होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा ग्लोबुलाइन एंड बीटा ग्लोबुलाइन। और ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। और इनका जो फंक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, और इनका फंक्शन होता है एंजाइम्स को बाइंड करना, एंजाइम्स बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट करना फूड को। वो फूड नहीं जो तुम खाते हो, सेल वाला जो सेल के लिए जो फूड है रिक्वायरमेंट के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन? अल्फा और बीटा। अब एक और होता है इसके अंदर जो स्पेशल केस है, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का एक और नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन को एक और चीज बोलते हैं हम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है हमारे बॉडी के अंदर? डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है, हमारे को बचाती है। इसके ये तो 12th के अंदर दिया हुआ है चैप्टर एंटीबॉडीज को लेके, वहां पे डिस्कस करेंगे। बट वो कौन सी ग्लोबुलाइन से बनता है? गामा ग्लोबुलिन से। अच्छा, इसका सॉरी गामा ग्लोबुलिन का नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। और ये बनता कहां पर है? प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट ऑफ प्लाज्मा सेल। अब सर ये बी लिम्फोसाइट कहाँ होता है? WBC पढ़े थे हमने, सॉरी WBC के बारे में बात करिए अभी थोड़ी सी।
WBC का ही पार्ट होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मेरे दो होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के अंदर होता है मेरे पास एक प्लाज्मा सेल, वो बनाता है कौन? गामा ग्लोबुलिन। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पूछने वाला वो डिफरेंट है। देखो एल्बुलाइन कहाँ से बना? लीवर में। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बना? लीवर में। अल्फा बीटा कहाँ बना? लीवर में। डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पे। गामा ग्लोबुलिन कहाँ बन रहा है? बी लिम्फोसाइट का प्लाज्मा सेल। अगर वो ऑप्शन में तुमको बी लिम्फोसाइट दे दे तो भी ठीक है, अगर वो ऑप्शन में तुम्हारे को प्लाज्मा सेल दे दे तो भी ठीक है। अच्छा ये प्लाज्मा सेल वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वाला प्लाज्मा, वो तो फ्लूइड है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा सेल है, ये अलग है। ये कहाँ बन रहा है? ये WBC में बन रहा है। जो हमारे क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये वहां बन रहा है। वो प्लाज्मा फ्लूइड है, ये प्लाज्मा सेल है। तो प्लाज्मा सेल क्या बनाता है? गामा ग्लोबुलिन। बाकी सारे कौन बना रहा है? एल्ब्यूमाइन, फिब्रिनोजन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन, लीवर। इनके फंक्शंस याद रखना, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका खासकर। इसका तो तुम्हें याद रहेगा सर, इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन करना, और ये एक डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट सोच रहे हो? नहीं है? हो गया? आया समझ? पक्का? बताओ किसका? इम्यूनोग्लोबिन का ये एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। अच्छा इम्यून का मतलब पता है? इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी की। वो कौन प्रोटेक्ट करता है? वो एंटीबॉडीज होती है। उसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन। देखो यहाँ पे इम्यून लिखा है ना, प्रोटेक्शन करने वाला। ग्लोबुलिन वो क्या है? गामा। जो हमारी प्रोटेक्ट करेगा वो कौन है? गामा ग्लोबुलिन। इसलिए इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसका एक और नाम होता है एंटीबॉडी। कहाँ बनता है सर? प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल के सॉरी बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल में बनता है। तो बी लिम्फोसाइट भी याद रखना और प्लाज्मा भी। अभी जब हम WBC की बात करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा। अच्छा इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? डिफेंस करना, अपना को बचाना। इसलिए इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। एल्ब्यूमाइन के फंक्शन का नाम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। फिब्रिनोजन का ब्लड क्लॉटिंग। इसका फंक्शन अल्फा बीटा का ट्रांसपोर्ट करना, फूड और एंजाइम से बाइंडिंग। और गामा ग्लोबुलिन का प्रोटेक्शन करना। क्योंकि गामा ग्लोबुलिन का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन मतलब जो हमारी इम्यूनिटी के अंदर होता है। और ये एक और नाम एंटीबॉडी। डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म। फंक्शन प्रोटेक्शन। कहाँ मिलता है? प्लाज्मा सेल और बी लिम्फोसाइट्स में। हो गया? सर वो जो बॉर्नविटा के डब्बा होता है, हाँ बॉर्नविटा का डब्बा। हाँ उसमें लिखा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है हमारे वो। बेसिकली हमारे वो प्लाज्मा सेल को कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है उसको खाने से हो जाएगा? हाँ उसमें शुगर होती है ना, मैं तो शुगर से दूर भागता हूँ। किसी चीज़ के अंदर शुगर होती है मैं नहीं खाता। अगर मेरे को अपने बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ। बाहर से मैं वो जो होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर हम शुगर खाते हैं वो नहीं खाता। मैं इनटेक करे बहुत टाइम हो गया। वो मैं तब खा लेता हूँ जब मेरा ब्लड लेवल बहुत डाउन चला जाता है, जिसको कहते हैं BP डाउन चला जाता है। चॉकलेट तो होती नहीं घर में, क्या कहे, तो मैं वो कुछ भी मीठा खा लेता हूँ। उस क्या जो ब्लड लेवल लो होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। और कुछ बॉर्नविटा गल डोरेमोन। इनफ, मोर देन इनफ। चलो आओ कुछ नोट लिख लेते हैं, ठीक है? यहीं लिखवा दूं नोट, 100 रुपए का नोट। पहला नोट तो ये है कि सर प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या था? ब्लड में से अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दूं तो भाई ब्लड कितने कंपोजिशन से बना था सर? 2, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर मैं ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दूं तो क्या बचे? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है सर। अगर मैं ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दूं तो क्या बचेगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अच्छा सर अब सीरम की बात, एक और होता है सीरम।
वो नहीं जो बालों में लगाते हैं भाई, वो सीरम नहीं जो बालों को शाइन करने के लगाते हैं। मेरे बाल वो घने काले, मेरे बाल वैक्समोल ने किया कमाल, वो नहीं, वो तो तेल हो गया। एडवर्टाइज सुनिए ना, ये सीरम होता है। हम अगर मैं ब्लड में से, सॉरी प्लाज्मा में से, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, अगर मैं प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दूं, क्लोटिंग फैक्टर थे कौन से सर? दो। कौन कौन से? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर मैं प्लाज्मा में से ये निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे को? सीरम। सीरम देखा है, जब भी चोट लगती है तो उसके ऊपर वो हार्ड लेयर जमने से पहले एक पतली सी लेयर होती है, येलो कलर की जमती है। अरे चोट नहीं लगी क्या कभी? गिरे नहीं क्या सीढ़ियों पे सर के बल? नहीं गिरे? अरे घुटने तो छिले होंगे, हाथ पैर कोनिया तो छिली होगी। जब चोट लगती है तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा वहां पे वो जेली जैसा हो जाता है, जिसको हम छूते अंदर जाता है, अंदर चला जाता है, वो येलोइश कलर का बन जाता है। वही होता है सीरम, क्योंकि वहां पे प्लाज्मा, वहां वो सीरम बन जाता है, वहां पे प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर चले जाते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का सिर्फ इतना काम है, ब्लड को फ्लो होने से रोकना। ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो होने से रोका, उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर एक, हमारे जो इंजरी होती है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है पतली सी येलोइश कलर की, उसको बोलते हैं सीरम। उसके बाद वो रेड कलर की लेयर बनती है, वो फिर लास्ट में जाके डार्कर हो जाती है। जब चोट नहीं लगी क्या तुम्हारे? जब वो क्लॉटिंग हो जाती है ना, उससे हटाओ ना, तो उसके बाद भी येलो वाली लेयर दिखती है। देखो मान लो ये इंजरी हो रही है, यहाँ से ब्लड बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा आएगा, ठीक है, प्लाज्मा के साथ कौन आएगा? क्लोटिंग फैक्टर आएगा। क्लोटिंग फैक्टर का काम था इस ब्लड को रोकना, रोक दिया, ठीक है। अब क्लोटिंग फैक्टर का काम, यहाँ पे WBC क्या करेंगे? एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे ये, ताकि ये जो टिश्यू कटिंग हुई है ये रुक जाए। अब यहाँ पे क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर का काम था ब्लड को रोकना, ब्लड रुक चुका है, वो चला जाएगा, चला गया सर क्लोटिंग फैक्टर। यहाँ पे एक सब पतली सी लेयर बन जाएगी येलोइश कलर की, उसको बोलते हैं सीरम। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है, उसके जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगी, वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और हार्ड होने के बाद वो फिर पहले तो वो रेड होती है, फिर उसके बाद वो हो जाती है ब्लैकिश कलर की। जब उसको हटाते हो तो उसके नीचे को पतली सी लेयर दिखती है, वही सीरम होता है जिसको तुम बोल रहे हो। तो सबसे पहले सीरम बनता है, सीरम ही हार्ड हो जाता है, जो रेड और ब्लैक कलर का बनता है। तो वो होता क्या है? प्लाज्मा में से क्या हटा दो? क्लोटिंग फैक्टर। 1 2 3। अरे बफर एलिमेंट्स कौन से थे बाइकार्बोनेट, सर? हीमोग्लोबिन था एंड बाइकार्बोनेट थे, ठीक है। एक और रह गया, लिम्फ। लिम्फ रह गया ना, लिम्फ। लिम्फ, लिम्फ क्या है सर? अगर मैं ब्लड में से निकाल दूं 3 चीजें, RBC सर, प्लेटलेट्स प्लस कुछ प्रोटीन जो बड़े हैं, मैक्रो प्रोटीन, तो मेरे पास बचेगा लिम्फ। अगर मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दूं और ये बोलूं कि सर क्या लिम्फ में RBC प्रेजेंट होता है? एब्सेंट होता है। क्या प्लेटलेट्स होते हैं? नहीं होते। मैक्रो प्रोटीन होते हैं? अच्छा, ये कौन से मैक्रो प्रोटीन होते हैं इसकी बात आगे करेंगे, बस अभी के लिए इतना, ठीक है। ये कुछ नोट्स थे 4 जिनको याद करना है, रट्टा लगाना है। अच्छा एक चीज और सुन लो, बहुत कमाल की चीज है, ब्लड शुगर लेवल। शुगर होता है, शुगर होता है? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सर हम दुकान पे जाते हैं बोलने, हमें 20 mg की दवाई दे दो, 20 mg की, mg वो क्या होता है? 100 एक मिनट, 2 कंडीशन और बता दो उसमें। 100 मिलीग्राम डेसीलीटर, mg को क्या बोलते हैं? मिलीग्राम। अगर इफ लेस देन 100 मिलीग्राम होगा शुगर लेवल, तो उसको बोलते हैं हम सर हाइपोग्लाइसेमिया।
और अगर इफ ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो उसको बोलते हैं हम हाइपर ग्लाइसेमिया। तो ग्लाइसेमिया से समझ आएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, डायबिटीज की। किसकी बात कर रहे हैं, डायबिटीज की। नॉर्मल कितना होता है अपना अपना घर पे जाके नाप लेना, मशीन आता है नहीं आती मैं ले आऊंगा उठा के अपने घर से, सबका नाप दूंगा, ठीक है। हाँ सर हाँ ये तो बड़ी काम की चीज है। अगर 100 निकला तो हम नॉर्मल है, 100 से कम निकला तो सर हाइपो है, हमारे में शुगर लेवल कम है, और 100 से ज्यादा आया तो हाइपर है। अच्छा अब एक और चीज लिख लो, अब इतना लिख ही लिया तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख देते हैं। हमारे अंदर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, नॉर्मल ये होता है सर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब अपना अपना कोलेस्ट्रॉल करवा लेना। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है हमारा लिपिड प्रोफाइल। अगर तुम्हारा ज्यादा आया हाँ तो तुम्हारे को फिर कोलेस्ट्रॉल है। मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल हमारी लिपिड होती है, एक एक्स्ट्रा लिपिड सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। मेरा पता है कितना आया था 280, 280। हाँ 280 था। अगर ये इतना खतरनाक है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया ना तो ये सोच लेना तुम लोग दिल के मरीज बनने वाले हो। भाई साहब मैं डर गया, और बना क्यों, क्योंकि मैं बाहर गया था कुछ टाइम के लिए, 4-5 महीने के लिए रहने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा बेकार खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत तेल, और घर पे भी भागे बहुत तेल खाया, बहुत घी खाया, दबा के घी खाता था मैं। भाई साहब ये हो गया 100 से 280। मेरी एक मेडिसिन चलती है, वो मेडिसिन मेरे को वो मेडिसिन मेरे ऊपर काम ही नहीं कर रही। मेरे को पेन हो रहा था यहाँ पे चेस्ट में लेफ्ट साइड, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। जैसे मेरे को पता लगा मैं डॉक्टर के पास गया, मैं लगा यार मरने वाला यार, बचाओ यार मेरे को। तो मैंने अपने आप को ठीक करा। कितना परहेज किया, 1 साल हो जाएगा बिना तेल का खाना खा रहा हूँ, अब जाके नॉर्मल हुआ है। तो तेल कम खाया करो अगर हार्ट का मरीज नहीं बनना। तो इसको याद रखो। हार्ट अटैक के कुछ स्टेजेस होते हैं। हार्ट अटैक के अंदर कितना हमारे को नुकसान हुआ है वो इसी के अंदर पढ़ेंगे। वो तो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो मेरा, हार्ट अटैक का। वो होता कैसे, उसकी बिगिनिंग कैसे होती है वो बताऊंगा। हार्ट अटैक की लोग बोलते हैं 3-4 स्टेज। हार्ट अटैक, पहले हार्ट अटैक के अंदर एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है उसकी स्टेज डिसाइड करी जाती है। अगर नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है तो वो फिर स्टेज हमारी किसी काउंट में नहीं। अगर नुकसान ज्यादा हुआ है तो वो क्या, पहला हार्ट अटैक जो होता है ना वो माइनर होता है, नहीं पता चलता मोस्टली लोगों को, ठीक है। सेकंड में उनका हालत खराब होता है। आने दो, चलो जी फोटो खींच लो। आज की क्लास इतना ही काफी है।